सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे हम लोग ईएमआई और एसी के सारे सवाल करेंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन ईएमआई के, 8 क्वेश्चन एसी के, जो आपसे पूछे गए थे जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में। सबसे जरूरी है कि आप इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी करते हैं तो प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ से ही इसको डाउनलोड करके प्रिंट मार के टाइम बाउंड मैनर में आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, इससे आपका एफिशिएंसी, इससे आपकी सॉल्विंग करने की एबिलिटी एंड टाइम हैंडलिंग का जो आपका एक टेक्निक है वो इंप्रूव होता है। आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे तो बच्चा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ 2023 ही नहीं, यहां पे आपको 2023 के अलावा बहुत सारे सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। एवरी सिंगल क्वेश्चन इज बीइंग डिस्कस्ड इन डिटेल ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इंप्रूव हो सके। अगर हम ईएमआई की बात करें, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो 2020 के सवाल, 2021 के सवाल, 22 के जून जुलाई के सवाल और 23 के आपको जनवरी अटेम्प्ट के सवाल, अप्रैल अभी इस वीडियो में चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे ईएमआई हो गया है, फिर आपका एसी हो गया है, और ऐसे करते करते आपके सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे ईएमआई के सवालों को। 15 सवाल पूछे गए थे, कुछ सवाल यहाँ पे अच्छे भी आपको मिलने वाले हैं, कुछ सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी मिल जाएंगे। पहला सवाल क्या कहता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भैया ईएमएफ इंड्यूस तब होता है कॉइल में जब आपको कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया फ्लक्स शुड चेंज, अगर फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अच्छा, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, मूविंग द कॉइल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास पहले से ही एक फील्ड है, आपके पास एक फील्ड है, राइट, और आपने यहां पे एक कॉइल को फील्ड के अंदर में ही मूव किया, तो भैया कॉइल को अगर तुम मूव कर भी दोगे, भले ही तुम कॉइल को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करो या एक्सेलरेशन से मूव करो, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर कॉइल पूरा का पूरा फील्ड के अंदर है तो कॉइल के थ्रू तो फ्लक्स हमेशा ही सेम है, यानी कि सर इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सेम मूविंग द कॉइल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया तुम्हारा स्पीड यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म, अगर पूरा का पूरा लूप फील्ड के अंदर है तो कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहां पे देखिए, हालांकि यहां पे थोड़ा सा और क्लैरिटी उनसे एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि भैया जो आपका कॉइल का एक्सेस है और जो फील्ड का एक्सेस है वो किस प्रकार से है, लेकिन यहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना पड़ेगा कि एक तरीका होता है रोटेशन का जहां पे आपको ईएमएफ पैदा हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर आप इस वाले एक्सेस के अबाउट, राइट, अगर आप इस तरीके से कॉइल को रोटेट कराओगे तो यहां पे आपको डेवलप हो जाने वाला है ईएमएफ। तो ऑप्शन नंबर सी को इस लिहाज से हम लोग सही मान सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन आपको हो सकता है, जैसा कि आपको ऑप्शंस भी दिख रहा है कि दो दो का पेयर में ही है। ठीक है, चेंजिंग द एरिया, ये तो देखिए उसमें कोई डाउट ही नहीं, अगर आप यहाँ पे एरिया को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, तो सी और डी जो है इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर अपने को दिख रहा है। ठीक है मेरी बात। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 2। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सवाल है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स with radii 1 centimeter and 1000 and number of turns 10 and 200 are placed coaxially with centers coinciding. The mutual inductance of this arrangement is how much? तो ऐसा सवाल आपसे पहले भी PYQs में पूछा जा चुका है, वहां पे बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला वो लोग पूछ रहे थे, यानी कि वेरिएबल के टर्म्स में आंसर निकालना था। यहां पे आपको डेटास दिया हुआ है, तो आपके पास इस प्रकार का सिचुएशन है ना, अंदर वाले का रेडियस बहुत ही छोटा है और बाहर वाले का रेडियस काफी बड़ा आपको प्रश्न में दे रखा है। तो अंदर वाले के रेडियस को R1 कह लो, इस वाले के रेडियस को R2 कह लो। बाहर वाले में भी नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट, अंदर वाले में भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है। अच्छा सर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, आप बाहर वाले में अपने मन से कोई करंट I मान लेते हो, तो इस करंट I के वजह से इस वाले छोटे वाले जो लूप है उसमें कितना फ्लक्स है वो हम पता करते हैं। तो फ्लक्स आपको हो जाएगा B इंटू एरिया। इस वाले लूप के थ्रू जो फील्ड होगा वो बेसिकली इस वाले करंट के वजह से सेंटर पे फील्ड होता है, दैट इज इक्वल टू योर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 इंटू R2। लेकिन सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो। एरिया
इस वाले लूप का एरिया हो जाएगा दैट इज इक्वल टू योर पाई R1 स्क्वायर। लेकिन सर जब फ्लक्स लिख रहे हो बी इंटू एरिया, तो सर इस वाले में ना नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो आपको यहाँ पे एक N1 भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। एक बारी आप ये चीज लेके आते हो ना, तो फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई को छोड़ के जो भी चीज बचता है वही बेसिकली आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट, ये आपका यहाँ पे कितना है N2 पाई R1 स्क्वायर N1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R2। सो ये हो गया है अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस की यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, तो वो सर होगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। N2 है, एक बारी N1 है, सो दोनों नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर दो। एक बारी 10 है, एक बारी 200 है, सो इफेक्टिवली दोनों ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा। पाई की जगह यहां पे पाई रखो। एक काम करो, इस वाले पाई को स्क्वायर कर दो, ठीक है। R1 का स्क्वायर, R1 कौन सा है, अंदर वाला रेडियस, छोटा वाला रेडियस जो कि आपका 1 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिएगा, ये R1 का स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर अपने आप में 10 टू द पावर -2 था, तो ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R2 यानी कि सर 1000 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स, तो सिर्फ एक 10 लिखाएगा, ठीक है। पाई स्क्वायर 10 के बराबर है, सवाल में दे रखा है, तो पाई स्क्वायर और 10 यहाँ पे आपस में कट जाएंगे। 200 से कट किया तो ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 110, ये कटा तो 10 टू द पावर -1। सो सर यहाँ से दिख रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर -8, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 10 टू द पावर -8 था, यानी 2 का सर आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है एकदम। सो ये जो आपका वैरायटी था ना, वो 2 बार आ चुका है जेईई मेन के रिसेंट 3 साल के PYQs में। An EMF of 0.08 volt is induced in a metal rod of length 10 centimeter held normal to a uniform magnetic field of this much when moves with a velocity। तो भैया ये तो क्या है कि डायरेक्ट, इतना भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या ही देते हैं लोग। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली V पूछ रहा है, सो V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई BL। E की वैल्यू 0.08 है ना, B की वैल्यू 0.4 है, और लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये आपको 2 मीटर्स पर सेकेंड निकल के आएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो ये तो काफी ज्यादा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपका हो जाता है। लुक हियर केयरफुली, इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास 1 मीटर की 1 मीटर लॉन्ग metal rod XY completes the circuit as shown in the figure. The plane of the circuit is perpendicular to the magnetic field of flux density this much. So basically magnetic field 0.15 Tesla है। If the resistance of the circuit is 5 ohms, है ना, ये आपको 5 ओम दे रखा है, the force needed to move the rod in direction as indicated with a constant speed 4 meter per second will be how much? अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप इस रॉड को है ना राइट साइड लेके जा रहे हो विद सम वेलोसिटी v, तो ये रॉड में आपको मोशनल EMF डेवलप हो जाएगा। और सर वो मोशनल EMF का जो आप बैटरी बनाओगे, तो वो बैटरी कुछ इस सेंस में बनेगा, बड़ा डंडा ऊपर बनेगा, छोटा डंडा ऊपर बनेगा। कैसे बताया सर, क्योंकि ये जो आपका बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगा, ऊपर या नीचे, वो डिसाइड करता है अपना V क्रॉस B का डायरेक्शन। आप जब यहाँ पे V क्रॉस B करोगे, ध्यान से देखो, B आपको इनटू द प्लेन है, वेलोसिटी राइट साइड, राइट हैंड से आप V क्रॉस B करो, आपका थंब ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि ऊपर बनाओगे पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे बनाओगे नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। इस E की जो वैल्यू होगी ना, ये जो आपकी E की वैल्यू होगी, दिस E इज इक्वल टू योर BVL। क्यों हमको कह रहा है कि किसी एक्सटर्नल एजेंट को एक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही एक बैटरी बना, यहां पे आपके पास रेजिस्टर है, तो सर्किट में करंट डेवलप हो गया। अब XY रॉड को अगर तुम ध्यान से देखो, तो उसमें एक करंट I फ्लो कर रहा है, तो भैया करंट कैरिंग कंडक्टर पे तो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, IL क्रॉस B, राइट। तो यहां पे मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे ना, फोर्स की मैग्नीट्यूड की, तो वो तो ILB होगा, राइट, क्योंकि यहां पे L और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है। देख लो, लेंथ यानी कि लेंथ और फील्ड इनटू द प्लेन है, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन तो L क्रॉस B देगा। L की डायरेक्शन होती है करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो करंट ऊपर है, L क्रॉस B करो, आपका थंब लेफ्ट साइड आएगा, यानी कि सर
एक मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड उस रॉड पे लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रॉड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो आपका एक्सटर्नल फोर्स इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए हमको इस सवाल में ये चीज पूछा। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? दैट इज इक्वल टू ILB, ILB एंड I इज इक्वल टू E अपॉन रेजिस्टेंस। ये भी सही बात है सर। और E इज इक्वल टू BVL। तो यहां पे जब आप E की जगह BVL लिखते तो ये बेसिकली आपको B² L² V अपॉन R आ जाता। अब यहां पे आप डेटा को सब्स्टिट्यूट करें। B का स्क्वायर का मतलब है 0.15 टाइम्स 0.15, लेंथ यहां पे 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। वेलोसिटी हमको कहता है कि 4 मीटर्स पर सेकेंड है, तो यहां पे 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस जो है अपनी वो जनाब 5 है। ठीक है, अच्छा तो अगर हम ध्यान से देखें, ये इसको कट करेगा तो ये आपको हो जाएगा 0.03, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 0.6, यानी कि सर 6 तिया 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यानी कि सर यहां पे अपने को 18 आ जाने वाला है। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A bar magnet is released from rest along the axis of a very long vertical copper tube. भैया कॉपर जो है वो मैग्नेट के साथ चिपकता नहीं है ना? आयरन होता है जो कि चिपक जाएगा, लेकिन कॉपर जो है मेटल है, कंडक्टर है, लेकिन वो मैग्नेट के साथ ना चिपकता नहीं है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास एक कॉपर की इस प्रकार से ना हॉलो ट्यूब है, ये आपकी कॉपर की ट्यूब है, और आपने कॉपर के ट्यूब के अंदर एक मैग्नेट को इस प्रकार से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रॉप कर दिया। ये हो सकता है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अच्छा सर, आफ्टर सम टाइम द मैग्नेट विल मूव डाउन विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g, इक्वल टू g, मूव डाउन विथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, ऑसिलेट इनसाइड द ट्यूब। तो देखिए यहां पे सिंपल सा, हालांकि ये काफी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, अगर आप इसको यूट्यूब पे यहां वहां देखेंगे, बट स्टिल अगर आप इसको केयरफुली समझने की कोशिश करें, जब आपको ये मैग्नेट नीचे की तरफ गिर रहा होता है, सो बेसिकली मैग्नेट का यहां पे इस प्रकार से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही होती है। ठीक बात है ना? तो और ये जो आपका कॉपर का ये ट्यूब है, सो बेसिकली आप इसको है ना कॉपर के इस प्रकार के सोलेनॉइड की तरह भी तो समझ सकते थे, टर्निंग्स की तरह, with a lot of infinite turnings, you can consider it like that, right? So जब इसके थ्रू आपको मैग्नेट गिर रहा है तो हर लोकेशन पे यहां पे ना फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है इस कॉइल के थ्रू या फिर इस कॉपर ट्यूब के थ्रू। और आपको पता है कि जब इस प्रकार से फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो लेंज लॉ इस चेंज को अपोज करता है। अब ये चेंज क्यों हो रहा था? मैग्नेट के नीचे गिरने के वजह से। यही कारण है कि लेंज लॉ जब इसको अपोज करता है तो मैग्नेट पे अपवर्ड डायरेक्शन पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ये नीचे क्यों गिर रहा है? तो ये नीचे गिर रहा है भैया आपको धरती माँ के प्रेम के वजह से। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा, इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, आपका ऊपर में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी इसके ऊपर बढ़ता जाएगा और एक क्षण ऐसा आ जाएगा जब मैग्नेटिक फोर्स इसके नीचे लगने वाले धरती माँ के ग्रेविटेशनल फोर्स को है ना बैलेंस कर रहा होगा, और फिर ये एक स्टेडी वेलोसिटी के साथ नीचे धीरे धीरे अपना गिरना शुरू कर देता है, और ये प्रोसेस बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सबसे अप्रोप्रिएट जवाब है। ठीक है, अब एग्जैक्टली जब ये नीचे गिर रहा होता है तो फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से ये जो आपके ट्यूब है ना, इसमें आपको करंट्स, राइट, एडी करंट्स बेसिकली डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इस वाले फील्ड के। सो रियलिटी में वही होता है, लेकिन अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए कि भैया लेंज लॉ हर चीज को अपोज कर रहा है तो लेंज लॉ इसके गिरने को अपोज करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। सेम कॉन्सेप्ट पे आगे जाके एक और सवाल आपसे पूछा गया था इसी अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में। ठीक है, ओके, लुक हियर, a square loop of side 2 centimeter is placed inside a long solenoid that has 50 turns per centimeter। तो आपका जो सोलेनॉइड है उसमें जो n है दैट इज 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। n की यूनिट होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जहां पे लेंथ आप मीटर्स में लोगे। सर ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में करना पड़ेगा ना। अगर 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न है तो 1 मीटर में कितना टर्न होगा? 50 × 100, यानी कि सर 5000 टर्न्स
पर यूनिट लेंथ। अच्छा सर। एंड कैरीज अ साइनोसॉइडल वेरिंग करंट ऑफ एम्पलीट्यूड 2.5 एम्पियर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 700 रेडियंस पर सेकेंड। The central axis of the loop and the solenoid coincide. The amplitude of EMF induced in the loop is this much. ठीक है, एक बार फिर से सवाल को पढ़िए। A square loop इतना is placed inside a solenoid. तो भैया सोलिनॉइड जो है ना, ये जो आपका सोलिनॉइड है, ये जो आपका सोलिनॉइड है ना, इसके अंदर आपको एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है। तो अगर हम सोलिनॉइड को साइड से देखें, ये देखिए, ये तो हो गया आपका फ्रंट से, अगर आप देख रहे हो ये आपका सोलेनॉइड है इस प्रकार से, और जो इसके अंदर आपको एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, इसके अंदर आपको एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, सच दैट एक्सिस ऑफ द लूप एंड सोलेनॉइड इज सेम। एक्सिस ऑफ द लूप एंड सोलेनॉइड इज सेम। अगर आप इसी फोटो को साइड से देखो, यानी कि एक ऑब्जर्वर अगर इसको यहां से देख रहा है, तो उसको क्या दिखाई देगा? सोलेनॉइड का तो उसको खाली एक सर्कल दिखाई देगा, और उसे दिखाई देगा अंदर में रखा एक स्क्वायर लूप, छोटा सा स्क्वायर लूप। ठीक है, जिसका साइड 2 सेंटीमीटर है। भैया ये जो आपका सोलेनॉइड है ना, इसमें जो आपको करंट दौड़ रही है, वो करंट आपको साइनोसॉइडल करंट है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा सवाल कह रहा है। ऑफ कोर्स अगर बाहर में फ्लो करने वाली करंट कांस्टेंट करंट नहीं है, इसका मतलब सोलेनॉइड के एक्सिस पे जो आपको फील्ड होगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा। सोलेनॉइड की वजह से फील्ड होता है म्यू नॉट एन इनटू आई। तो अगर आई ही टाइम का फंक्शन है तो बी भी टाइम का फंक्शन हो जाएगा। जिस कारण से इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो भी टाइम का फंक्शन हो जाएगा, बी इंटू एरिया। सर म्यू नॉट एन इंटू आई, ए का स्क्वायर। अगर इसकी ईच साइड को हमने स्क्वायर की ईच साइड को ए बोल दिया, इतना, राइट। अच्छा ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट एन ए स्क्वायर, आई की जगह आप लिखोगे यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू योर फाई। तो सर अगर टाइम का फंक्शन है इसके थ्रू फ्लक्स, तो सर इस स्क्वायर लूप में एक ईएमएफ पैदा हो सकता है, दैट इज इक्वल टू योर डी फाई बाई डी टी, राइट। माइनस साइन के साथ बात करें तो माइनस डी फाई बाई डी टी, लेकिन हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी। तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो सर ये हो जाएगा म्यू नॉट एन ए स्क्वायर आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये है आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम ईएमएफ, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ ई नॉट, और हमसे वही पूछा है। तो देखिए अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू है अपने को जनाब 5000 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। ईच साइड 2 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर किया तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट। करंट एम्पलीट्यूड इज 2.5, राइट, एंड ओमेगा इज 700 रेडियंस पर सेकेंड। तो यहां पे हमने 700 दिखा दिया। ठीक है, पाई बोलता है 22/7 ले लो, तो एक काम करो यहीं पे ही इसे कन्वर्ट करो, ये आपको 4 हो गया है मल्टीप्लाइड बाई 22/7। ठीक बात है सर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 7 इसको कट किया तो ये आपको 100 हो जाएगा। यहां पे 1 2 3 4, तो सर ये वाला टर्म अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो 4 इंटू 2.5 10, 10 इंटू 10 100, यानी कि सर इसको कट करके हम 5 लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे आपके पास 4 है विच बिकम्स योर 88। इसके अलावा है ना एक 5 अभी भी यहाँ पे मेरे को बचता हुआ दिख रहा है, तो एक 5 और लिखिए इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, यहां पे अपने को जो आंसर दिख रहा है ना वो -4 के टर्म्स में दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आपको हो जाएगा 440, यानी कि सर 44 इंटू 10 टू द पावर -5, सॉरी -4। सो अब यहां से हमको दिख रहा है कि यस एक्स की वैल्यू अपने को 44 कही जा सकती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है और सवाल भी आपको अच्छा सवाल कहलाएगा ये। चलिए ध्यान से देखिए, ये तो आपको बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। अब मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉसिंग नॉर्मली अ स्क्वायर
metal plate of area 4 मीटर स्क्वायर is changing with time as shown in the figure. तो B और T का बीच का हमको ग्राफ दे रखा है. The magnitude of induced EMF in the plate during T is equal to 2 to T equals to 4 सेकेंड. देखिए EMF induced की जो मैग्नीट्यूड होगी that is equal to your d phi by dt, है ना. अब आपका जो प्लेट का एरिया है वो तो फिक्स है, तो A को बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा dB by dt. फाई को क्या लिखते हैं, B इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा. यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भैया फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर आपको पैरेलल ही हो गया है, तो चुपचाप से dB by dt लिखोगे. अब dB by dt क्या है, एक फील्ड वर्सेस टाइम के ग्राफ में dB by dt बेसिकली स्लोप है. भैया ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप तो कांस्टेंट है, तो 2 से 4 के लिए बोले या फिर 1 से 3 के लिए बोले, स्लोप तो स्लोप ही आएगा, इसमें सेम ही स्लोप आएगा बार बार. तो स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप क्या हो जाएगा आपका y अपॉन x. तो ये y वाली लेंथ कितनी है 10 और ये वाली चीज कितनी है 5. सो दिस बिकम्स एरिया इंटू एरिया टाइम्स 10 by 5. अब ध्यान देना टाइम तो सेकेंड्स में था, लेकिन ये 10 आपको मिली टेस्ला में था, तो 10 to the power -3 भी एक देना पड़ेगा. एरिया अपने को 4 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया की जगह यहाँ पे आप 4 लिखोगे. सो दिस बिकम्स हाउ मच 8 इंटू 10 to the power -3, यानी कि सर 8 मिली वोल्ट्स. सो इस जगह पे अपने को 8 लिखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजन. A bar magnet dropped through a metallic cylinder pipe takes more time to come down compared to a non-magnetic bar with same geometry and mass. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि भैया अगर आप एक मैग्नेट को मेटालिक सिलेंडर पे ड्रॉप करते हो तो मेटालिक सिलेंडर में तो एडी करंट पैदा होगा जो कि उसके गिरने को अपोज करेगा. भैया एक नॉन मैग्नेटिक बार है ना, डाउन कंपेयर टू अ नॉन मैग्नेटिक बार विद द सेम ज्योमेट्री एंड मास, राइट. अ बार मैग्नेट ड्रॉप्ड थ्रू अ मेटालिक, राइट. बार मैग्नेट में ही आपको वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने की क्षमता थी. अगर एक नॉन मैग्नेटिक बार है तो वो कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही नहीं करेगा, तो कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, तो कोई एडी करंट वहां पे पैदा नहीं हो रहा होगा, तो कोई अपोजिशन नहीं हो रहा है. तो जो दूसरा वाला है वो अपना मस्त ग्रेविटी से फ्री फॉल कर रहा है, और जो पहला वाला है वो कुछ समय बाद एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो धीरे धीरे वो मूव कर रहा है. तो पहला आपको ट्रू है. For the magnetic bar, eddy currents are produced in the metallic pipe which opposes the motion of the bar. ये बिल्कुल सही रीजन भी है. तो अगर हम ध्यान से देखें, both A and R are true and R is the correct explanation also. ठीक है, तो इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं हमें. चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की. A coil has an inductance of 2 Henry and resistance of 4 ohm. बढ़िया. A 10 volt is applied across the coil. The energy stored in the magnetic field after the current has built up to its equilibrium value. भैया कहने का मतलब है स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना, इंडक्टर का जो अपना इंडक्टिव प्रॉपर्टी है अपोज करने का वो खत्म हो गया है, और सर्किट में आपको एक कांस्टेंट करंट आ जाता है, दैट इज योर E by R. तो यहाँ पे आपका E कितना है 10 और यहाँ पे आपके पास R है 4. सो बेसिकली 5/2 एम्पियर सर्किट में करंट डेवलप हो गया है, यानी कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगा इंडक्टर में दैट इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, दैट इज योर हाफ. L की वैल्यू 2 है, I स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 25/4. सो यहाँ से 2 से 2 अपना खत्म हो जाएगा. अपने को जानबूझ के 10 to the power -2 के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो यहाँ पे अपने मन से हम ऐसा कर सकते थे. सो अपने को दिख रहा है कि दिस बिकम्स योर 25. सो दिस इज योर 625 10 to the power -2 जूल्स. तो अपना जवाब हो जाएगा यहाँ पे 625. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10. लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. आपके पास एक मेटालिक क्यूब है और ये क्यूब आपको बेसिकली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड जो है in a region uniform magnetic field of 0.5 टेस्ला डायरेक्टेड along z axis. सो फील्ड जो है वो आपको बेसिकली इस प्रकार से है, इस डायरेक्शन में आपको फील्ड है और आप इस क्यूब को ऊपर की तरफ भेज रहे हो. ठीक है, तो हमसे यहां पे पूछ रहा है व्हाट इज द in equilibrium the potential difference between the faces of higher and lower potential difference because of the motion is how much. तो बेसिकली मोशनल EMF का सवाल है. अगर आपके पास एक रॉड होती थी और रॉड की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है मान लीजिए, और जो आपका फील्ड है सपोज कीजिए बाहर की तरफ है,
तो ये भी तो वही केस हो गया, बस एक मोटी सी रॉड है ना, ये आपको ऊपर जा रहा है, फील्ड आपको बाहर की तरफ है। तो भैया जब इस प्रकार का सिचुएशन होता है तो आपको यहाँ पे मोशनल ईएमएफ पैदा होता, दैट इज इक्वल टू योर BVL। तो वही तो हमसे पूछा, BVL की वैल्यू कितनी है, बी आपका कितना है 0.5, वेलोसिटी अपने को कितनी दे रखी है 2 मीटर्स पर सेकेंड, लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 इंटू 10⁻⁻²। सो ये खत्म हो गया, सो दिस बिकम्स योर 150 मिली वोल्ट। खत्म, इसका आंसर आपको 150 हो गया, सिंपल। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field of 0.4 Tesla with its plane perpendicular to the field. Somehow the radius of loop starts expanding at a constant rate. So basically आपको यहाँ पे इस लूप का रेडियस ही वेरी कर रहा है, और किस रेट से चेंज हो रहा है, तो आपको dr/dt दे रखा है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, बोले तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। The magnitude of induced EMF in the loop at an instant when the radius is 2 centimeter will be dash microvolt। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो आपका जो फ्लक्स होगा किसी भी टाइम पे, दैट इज इक्वल टू B इंटू एरिया। ठीक है, बढ़िया है सर। और यहां पे आपका EMF की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट इज इक्वल टू d∅/dt, राइट सर। यहां पे B कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बस 2r, ये आपका r² ही तो वेरिएबल था, यानी कि 2r इंटू dr/dt, बस खत्म। यहां पे डेटा को सब्स्टिट्यूट करिए, B की वैल्यू कितनी है 0.4 टेस्ला, पाई की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, देखिए आपको सवाल में ना ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आप 3.14 या 22/7 दोनों ही पुट कर सकते हैं। देखते हैं क्या सही रहेगा, पहले और वैल्यूज पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमसे कहता है कि जब रेडियस 2 सेंटीमीटर था तब के बारे में बताइए, सो 2 इंटू 10⁻⁻², और dr/dt अपने को प्रश्न में 10⁻³ दे रखा है। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये आपको 2 2 4, सो 4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू योर पाई। तो पाई को एक काम करो 22/7 एक बार लिख के देखते हैं, ठीक। आपको चाहिए माइक्रोवोल्ट, तो एक काम करो इसको 16 लिख दो, 16 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, तो ये आपको माइक्रोवोल्ट तो दे देगा। अब हमें सिर्फ इसी को सॉल्व करना है ना, हमको अब इसी को सॉल्व करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको कितना हो जाएगा 32 और 32 यानी कि 352 है ना, 32 यानी कि 352, बिल्कुल सही। तो 352 डिवाइडेड बाई 7 माइक्रोवोल्ट। और ये आपको देखिए, ये सवाल आपको इंटीजर टाइप में था, हालांकि इनको बोलना चाहिए था कि राउंड ऑफ करके आंसर दो, नहीं बोला है, फिर भी आपको क्लोजेस्ट वाली इंटीजर देनी है। सो माइक्रोवोल्ट में अपने को आंसर देना है 35/2/7, सो दिस इज 5 decimal, so 7 5 35, you put decimal 20, so that becomes your 7 3 7 2 14 something like this, so 50.2, यानी कि सर आंसर जो मेरा हो जाएगा वो जाएगा 50 माइक्रोवोल्ट्स, 50 माइक्रोवोल्ट्स। तो आपको यहाँ पे 50 आंसर लिखना है, ठीक। तो यही है सवाल, कभी कभी आसान भी होता है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में कैलकुलेशन डेटा में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ये देखिए, ये आपको इस पूरे EMI के जितने भी सवाल पूछे गए हैं 2023 में, जनवरी और अप्रैल मिला के सभी में ये सबसे थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है इन द टर्म्स ऑफ थिंकिंग ऑर्डर या फिर डिफिकल्टी भी। इन द गिवन फिगर एन इंडक्टर एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिख रहा है आपको इंडक्टर और रेजिस्टर, with a battery of EMF E. This represents the maximum rate at which the energy is stored in the magnetic field. The numerical value B by A is how much? Represents the maximum rate at which energy is being stored. पहले तो rate at which energy is being stored, यही क्या होता है पता नहीं, पहले वो निकालोगे फिर उसको मैक्सिमाइज करना है, फिर उसको मैक्सिमाइज करेंगे, समझ रहे हो। रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड, भैया रेट से पहले एनर्जी स्टोर्ड का तो इक्वेशन बताओ किसी भी गिवन टाइम टी के साथ। ये बेसिकली आपका ग्रोथ ऑफ करंट का सवाल है,
एलआर सर्किट में ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट एक कॉन्सेप्ट होता है ना, तो ये ग्रोथ ऑफ करंट का सवाल है। किसी भी टाइम टी पे सर्किट में जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, जहां पे आपको आई नॉट क्या होता है, आई नॉट आपको बच्चा होता है ई बाई आर। ठीक है, तो सर अगर किसी टाइम पे करंट है आई तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। अब एनर्जी स्टोर्ड का रेट क्या है, रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड, यानी कि डी यू बाई डी टी पूछ रहा है, डी यू बाई डी टी पूछ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, हाफ एल टू आई डी आई बाई डी टी। 2 से 2 मर गया। ठीक है, तो ये आपको जो हुआ ना, ये आपको हुआ रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड एल इंटू आई डी आई बाई डी टी। आई की जगह आप ये लिखो, तो लिखो इसको, लिखो आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, आर टी बाई एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो इस पूरे फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको निकल के आएगा कितना, ये आपको हो जाएगा आई नॉट आर बाई एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक, तो सर यहां से अपने को L और L तो समाप्त हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। इस e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल को आप चाहो तो अंदर भी भेज सकते थे, तो भेज ही डालो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल माइनस ई टू द पावर माइनस 2 आर टी बाई एल। अब ये जो आपको आया ना, दिस इज रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड। हमें इस रेट को भी मैक्सिमाइज करना है, यानी कि अगर हमने इसको एक टर्म बोल दिया, लेट अस से हमने इसको स्मॉल यू बोल दिया, हमने इसको स्मॉल यू बोला, तो इस यू को भी मैक्सिमाइज करना है, राइट, रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि इस पूरे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो, है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो इसी को तो डिफरेंशिएट करोगे, तो करो डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, माइनस आर बाई एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 2 आर बाई एल ई टू द पावर माइनस 2 आर टी बाई एल इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो आप यहां पे ध्यान से देखिए, यहां से अगर तुम आर बाई एल को तो कॉमन लेके आप यहां से उड़ा डालो, सो दिस बिकम्स ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, कॉमन लिया, दिस इज योर -1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या तो ये वाली टर्म 0 हो या फिर ये वाली टर्म 0 हो। देखो ये वाली टर्म 0 होने का मतलब है कि टाइम इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी की बात तो नहीं कर रहा, इन्फिनिटी पे तो भैया आपको एक कांस्टेंट एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पे, तो हमें इस वाले पे फोकस करना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें, अगर आप इस फंक्शन को 0 से इक्वेट करने के लिए जाओगे तो आपको ये क्या दे देगा, दिस इज इक्वल टू 0 अगर आप करोगे तो ये आपको 2 लेफ्ट साइड आ जाएगा, सो दिस बिकम्स योर 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, और अदर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको, 1/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो ये है मेरी काम की बात, ये है मेरे काम की बात। हमें वो टाइम नहीं निकालना है, टाइम निकालना होता तो दोनों तरफ लॉक करके आंसर निकाल देते, हमें वो मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड वही फॉर्मूला चाहिए, वही इक्वेशन चाहिए। तो रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड का इक्वेशन तो ये है, तो इस इक्वेशन में ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल को 1/2 से रिप्लेस करो रिप्लेस, तो इसको यहां पे लाया यहाँ, सो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, आर तो आपका रहेगा ही, है ना, ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल की जगह 1/2 लिखा, माइनस, और सर यहाँ पे ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल का स्क्वायर है बेसिकली, ये यहाँ पे 2 दिख रहा है, सो बेसिकली ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल का स्क्वायर है, तो ये तो बेसिकली आपको 1/4 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 4। दिखा, तो आर बाई 4 तो लिखो, और आई नॉट स्क्वायर का मतलब ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसका मतलब हो गया है कि दिस बिकम्स योर ई स्क्वायर अपॉन 4r। सो यही मेरा बस लास्ट इक्वेशन था। तो सर ये जो है ई स्क्वायर
ई स्क्वायर बाई 4r। और सर r कितना है 25, तो 4r का मतलब है ये 100 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू योर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और हमें यहाँ पे 2b चाहिए यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो सर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 50, और सर a की जो वैल्यू है वो 2 है, a की वैल्यू 2 है। हमसे b बाई a पूछा यानी कि सर आंसर कितना आएगा 25। ठीक है, तो पहले एनर्जी निकालो, फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, फिर डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि हमने उस फंक्शन को मैक्सिमाइज किया है। ठीक, चलिए, तो ये आपको थोड़ा सा क्या है, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पे, क्वेश्चन नंबर 13। An insulated copper wire of 100 turns is wrapped around a wooden cylindrical core of cross section area 24 centimeter square. The number of turns is 100, area of cross section 24. The two ends of the wire are connected to a resistor. The total resistance in the circuit is 12 ohm. If an externally applied uniform magnetic field in the core along its axis changes from 0.5 Tesla in one direction to 0.15 Tesla in the opposite direction, the charge flow। तो ये तो देखिए आपको अगेन एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि इस फॉर्मूले के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। डू चेक आउट आवर रिवीजन वीडियो ऑल्सो, ईएमआई वाला, वहां पे भी आपको ये मेंशन्ड है। चार्ज फ्लोन आपको सिंपली होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे एक बारी फील्ड देखिए, फ्लक्स आपको होता है बी इंटू एरिया। एरिया वेक्टर अगर आपने एक बारी फिक्स कर दिया तो हमसे कहता है कि एक बारी फील्ड सपोज कीजिए ऐसे था, तो फ्लक्स आपको हो जाएगा, इनिशियल फ्लक्स आपको हो जाएगा बी इंटू ए, और एक बारी हमसे कहता है कि फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके वजह से फ्लक्स हो जाएगा आपको फाइनली कितना, माइनस बी इंटू ए। राइट, यानी कि अगर हम यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स की बात करें एंड दैट टू इवन सिर्फ जस्ट मैग्नीट्यूड, तो सर डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सर ये आपको क्या ये 2ba नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कीजिए 2ba, सर ये हो जाएगा 2ba डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, अब लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। An insulated copper wire of 100 turns is wrapped around a wooden cylindrical core of so and so, and 2ba by r करने के लिए आपको क्या यहाँ पे b दिया हुआ है, हमको सर यहाँ पे b दिया हुआ है। सर क्या हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो भैया नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे भी आपका एक n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस इसी को ही डेटा पुट कीजिए, 2 इंटू फील्ड की वैल्यू है 1.5, एरिया की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 इंटू 10 टू द पावर -4, एन की वैल्यू यहाँ पे आपको 100 दे रखी है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज योर 12 ओम्स। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 2 और 2 इसके साथ मिलेगा तो ये हो जाएगा 6। सो यू हैव हियर एज योर 60 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि सर 60 मिली कूलम्ब अपने को यहां पे आता हुआ दिख रहा है, एंड यस इंडीड दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो रिमेंबर दिस एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल देखे जहां पे फील्ड चेंज होकर आपसे चार्ज फ्लो पूछ रहा है। ठीक, चलिए बात करते हैं अपने यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 की। A 12 volt battery connected to a coil of resistance 6 ohm through a switch drives a constant current in the circuit. Right? The switch is opened in 1 millisecond. तो बहुत झटके से 1 मिलीसेकंड में आपने स्विच को ओपन कर दिया, यानी कि भैया करंट था और आपने अगर स्विच को ओपन ही कर दिया तो करंट तो ठकाक से आपको जीरो हो गया, खट करके जीरो हो गया है। The EMF induced across the coil is 20 volts. The inductance of the coil is how much? समझिएगा। आपको यहाँ पे कॉइल का एक इंडक्टेंस भी है और कॉइल का एक रेजिस्टेंस भी है, तो हम इंडक्टेंस को दिखाने के लिए कॉइल को ऐसे बना देते हैं और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे इसका R ऐसे दिखा देते हैं। बेसिकली आपको सिचुएशन कुछ इस प्रकार से था कि आपके पास यहाँ पे बैटरी था, ऐसे आपके पास यहाँ पे बैटरी कुछ था इस प्रकार से, स्विच आपको अभी क्लोज था, ये आपको 12 वोल्ट की बैटरी है और ये आपको 6 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, आपने भैया स्विच को ओपन कर दिया, स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका था, सर्किट में करंट आपको कांस्टेंट है, कहाँ गया भैया 12 वोल्ट इतना 6 ओम थ्रू स्विच ड्राइव्स अ कांस्टेंट करंट इन द सर्किट, तो भैया वो कांस्टेंट करंट कितना हो जाएगा 12/6 यानी कि सर 2 एम्पियर। राइट,
कांस्टेंट करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, आपने स्विच को अचानक से खोल दिया तो सर्किट में करंट आपको उसी वक्त इंस्टेंटली जीरो हो जाना, जिसके वजह से आपको बेसिकली इंडक्टर के अक्रॉस आपको अचानक से फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, तो हमसे कहा कि भैया ईएमएफ इंड्यूस हुआ है 20 वोल्ट, तो ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू योर माइनस एल डी आई बाई डी टी। बात करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, सो एल डी आई बाई डी टी हमने लिखा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ईएमएफ इंड्यूस 20 है, एल आपको पता नहीं कितना करंट में चेंज आया, पहले 2 एम्पियर बाद में 0, तो चेंज तो 2 ही होगा। और कितने टाइम में हुआ ये सब कहानी, 1 मिली सेकेंड 10 टू द पावर -3, सो दिस इज योर 10, सो L इज इक्वल टू योर 10 टू द पावर -2 हेनरी, बोले तो 10 मिली हेनरी, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। क्लियर एकदम। चलिए EMI का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को शुरू करेंगे इमीडिएटली, इसके बाद ही शुरू कर देंगे, नो टाइम वेस्ट, राइट। यहां पे देखिए, अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विथ 200 RPM। अच्छा, ओमेगा हो गया, ये रॉड की लेंथ इतनी है, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, द ऑर्डर सॉरी ये ऑर्डर नहीं है, ये बेसिकली आपको दी अदर एंड होगा, दिस इज नॉट ऑर्डर, दिस इज योर other. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. So basically आपको इस प्रकार का कुछ तो सिचुएशन दिख रहा है ना, एंड ये आपको इस प्रकार से घूम रहा है ओमेगा से, रॉड की लेंथ आप आर मान लीजिए। आपको भी पता है कि ऐसे केस में अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। ठीक है, सो बेसिकली पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस आपका इनटू द प्लेन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसे है तो एक्सिस तो इनटू द प्लेन था, तो फील्ड भी आप इनटू द प्लेन ले लो, राइट। सो ऐसे केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, वो बेसिकली आपको क्या होता है, दैट इज इक्वल टू योर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो बस डेटा को ही सब्स्टिट्यूट करना था और कुछ नहीं। सो ई इज इक्वल टू योर हाफ, बी की वैल्यू कितनी है 0.2, सो यहां पे लिखा 0.2। ओमेगा को ध्यान से देखिएगा, ओमेगा 210 आरपीएम है, दिस इज योर 210 रोटेशंस पर मिनट, तो 2 पाई बाई 60, तब जाके ये हुआ रेडियंस पर सेकेंड में। अब यहां पे भी अगर तुम ध्यान से देखो, ये इसको कट करेगा तो 3 हो जाएगा, ये इसको कट करेगा तो 7 हो जाएगा। आपको भी पता है कि पाई में अब 22/7 इस्तेमाल करें, सवाल में दिया हुआ भी था, तो ओमेगा होगा 22, तो यहां लिखा आपने 22, और रेडियस यानी कि लेंथ ऑफ रॉड ही आपको 0.2 है, तो ये आपको हो जाएगा 0.04। ठीक, सो ये इसको कट करेगा तो ये हो गया आपको 0.1, तो यहां पे हमको दिख रहा है दिस इज योर 88 मिली वोल्ट, तो आवर आंसर इज सिंपली योर 88। क्लियर एकदम, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपसे टोटल 8 प्रश्न पूछे गए थे, है ना, और बिल्कुल भी कोई मुश्किल सेक्शन नहीं रहा है ये आपके लिए कभी भी। पहला सवाल आपको ट्रांसफार्मर पे है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विथ प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑपरेट्स एट 12 किलो वोल्ट इन द प्राइमरी साइड, राइट। तो आपके पास बेसिकली एक प्राइमरी साइड होता है, एक आपके पास सेकेंडरी साइड होता है। सेकेंडरी साइड में आपको बेसिकली लोड वोड रहता है, और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइमरी साइड पे हाई वोल्टेज है, और सेकेंडरी साइड पे कहता है कि आप जो भी सप्लाई भेज रहे हो वो हाउस होल्ड्स को भेज रहे हो एट 120 वोल्ट। द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द हाउसेस सर्व्ड बाय ट्रांसफार्मर इज 60 किलोवाट। तो आप जो आउटपुट साइड में जो आपका एवरेज पावर टोटल हाउसेस में कंज्यूम हो रहा है दैट इज 60 किलोवाट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट इज हाउ मच। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो जाता है कि आपका सेकेंडरी साइड में जो आपका पावर दैट इज इक्वल टू योर 60 किलोवाट, और आपका सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज दैट इज योर 120 वोल्ट। तो हमसे रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है सेकेंडरी साइड में, तो सिंपली योर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ऐसे चुपचाप करेंगे, ये आपको निकल के आएगा 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई, और पावर आपका 60 किलो है, ये किलो है, 10 टू द पावर 3 है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, ये आपको कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, दिस इज योर 240 इंटू 10 टू द पावर -3, और हमसे ये मिली ओम्स में ही पूछ रहा है, तो 240 मिली ओम्स ही इसका सही जवाब है। 240, खत्म, एकदम ही आसान सा सवाल, राइट। अच्छा ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है कि आपके पास एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 150 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ E इज इक्वल टू 36 sin 120 pi t। तो सिर्फ एक प्योरली कैपेसिटर और सामने एक सोर्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज हाउ मच? ओहो, सो सर आई नॉट इज इक्वल टू योर ई नॉट बाई एक्सी, राइट? एंड व्हाट इज एक्सी? एक्सी इज 1 बाई ओमेगा सी, यानी ओमेगा सी ऊपर आ जाएगा। ई नॉट कितना है? 36, 36 लिखो। ओमेगा कितना है? 120 पाई, तो 120 पाई लिखो। अब देखो यहाँ पे पाई को ऐसा कुछ बोला नहीं, आप 3.14 भी ले सकते थे, आप 22/7 भी लिख सकते थे। इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है? 150 इंटू 10⁻⁻6। अब आपको सवाल में अप्रोक्सीमेटली ही कह रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेशन तो करना पड़ेगा इस प्रश्न में। अगर हम ध्यान से देखें, 0 से 0 यहां पे आपको बेसिकली फिर 4 बचेगा, और आपके पास ऐसा क्या है? 12 इंटू 15 आपको बेसिकली 180 होगा। तो 36 इंटू 22 इंटू 180, तो 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आपके पास यहां पे 17 दिख रहा है, राइट? और देखिए 36 का मतलब होता है 18 इंटू 2, तो 2 इंटू 22 इज योर 44, और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। सो आई एम जस्ट शोइंग यू कि अगर आप एग्जाम में हो तो आप किस प्रकार से इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब आपको यहां पे बच्चा डिवाइड करना पड़ेगा, अब यहां से आप बच नहीं सकते, डिवीजन से आप यहां पे आप बच नहीं पाएंगे। सो एक तरीका होगा कि आप इसको एक्चुअली में पूरा मल्टीप्लाई करें अच्छे से और फिर 7 से डिवाइड करें ताकि आपको अप्रोक्सीमेट दिख जाए। देखिए 1/√2 आपको होता है रफली 0.707, है ना? ये आपको कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 2 इज योर 2.8, और ये आपको हो रहा है 1.4 के आसपास, और ये आपको 2 है, यानी कि चारों ऑप्शन काफी दूर दूर है, ऐसा कोई खास पास नहीं है। तो आप इसको अच्छे खासे अप्रोक्सीमेशन के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात आपको नहीं है। फिर भी अगर आप इसको करना चाहे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज हाउ मच योर 7,428। आपके पास यहाँ पे 4 बचेगा, तो 44, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7,642, आपके पास बचेगा 20, यानी कि आप 46.2 के आसपास कुछ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास 44 है, यहाँ पे आपके पास 46 है, तो ये आपको तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। सो यहाँ से जो सबसे क्लोजेस्ट दिख रहा है मेरे को 2 एम्पियर दिख रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, कोई भी मुश्किल बात नहीं इसके अंदर। चलिए आगे। सो सवाल मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन से लेकिन भागना नहीं है, प्यार से करेंगे तो आपको आंसर जल्दी निकल के आएगा। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंपल एलसी ऑसिलेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। An LC oscillation circuit consists of 75 millihenry inductor, 1.25 microfarad capacitor. If the maximum charge to the capacitor is this much, the maximum current in the circuit will be how much? जब कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज है, मतलब सर्किट में टोटल एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक था, दैट इज योर Q²/2C। और जब सर्किट में मैक्सिमम करंट है, तब सर्किट में मैक्सिमम, सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव एनर्जी ही था, मैग्नेटिक एनर्जी ही था, दैट इज इक्वल टू योर ½LI0²। तो बस इक्वेट कर दो, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, भले ही आपस में शेयर हो रही हो एनर्जी, भले ही एनर्जी ऑसिलेट कर रही हो। ये इसके ऊपर मस्त प्यारा सा वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, गो एंड चेक आउट दैट EMI एंड AC का प्लेलिस्ट। सो Q की वैल्यू अपने को यहाँ पे I चाहिए ना, सो I इज इक्वल टू हाउ मच? I0 is equal to your Q0 divided by something like this. So Q0 is equal to your 2.7 10⁻⁻6 divided by L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 75 इंटू 10⁻³ और C की वैल्यू अपने को दे रखा है 1.2 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6। ठीक है, ये 75 है, बाय द वे ये 75 है। सो इफ आई लुक हियर केयरफुली, 1.2 का मतलब होता है आपको 6/5। तो सर ये आपको अगर 6/5 है, यहाँ पे ये 5 75 को कट करेगा तो 15 इंटू 6 इज योर 90। तो सर ऊपर में तो 2.7 10⁻⁻6 है, नीचे में मेरे पास 90 इंटू 10⁻⁻9 यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻8 का रूट 3 इंटू 10⁻⁻4। सो ये कितना हो जाएगा? दिस इज योर
0.9, सो 0.9 टाइम्स 10⁻⁻², अपने को चाहिए मिली एम्पियर में, यानी कि सर 9 मिली एम्पियर अपने को जवाब हो सकता है। सो 9 इज द करेक्ट वन। खत्म। चलिए, let's see the next one. The next one says a series combination of resistance 100 inductor भी दिया है, कैपेसिटर भी दिया है, the quality factor is how much? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो सवाल नहीं निकल पाएगा। क्वालिटी फैक्टर इज 1/r √L/c, तो आपके पास यहाँ पे 1/r √L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू आपको 1 है, 6.25 10⁻⁻6, so this becomes your 1/100, this is your 2.5 10⁻⁻3, so ये कट हुआ तो ऊपर 10 चल जाएगा, डेसिमल से ये कट हुआ तो ये आपको बेसिकली 4 बचेगा। so क्या इस सवाल का जवाब 4 है? तो बिल्कुल इस सवाल का जवाब 4 है। खत्म। लगाइए फॉर्मूला, आगे बढ़ते जाइए। हालांकि ये सब फॉर्मूले क्या है कि कभी कभी बच्चे याद नहीं रखते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट containing an inductor, capacitor and resistor connected in series with an AC source when resonance occurs। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भैया। जब रेजोनेंस जब अकर कर रहा होता है तो मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन दी सर्किट। पावर क्या है आपका? पावर आपको होता है यहाँ पे ERMS इंटू IRMS इंटू योर cos phi। अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो वहां पे आपका cos phi 1 हो जाता है, और 1 से ज्यादा बड़ी आपकी cos की वैल्यू हो नहीं सकती है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर मिल रहा है रेजोनेंस के केस में। ठीक है, आपके पास ग्राफ भी तो था, ऐसा वाला ग्राफ होता है ना आपके पास। अच्छा, maximum power is dissipated in a circuit containing pure resistor due to zero phase difference between current and voltage। even this is also true। अगर सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो वहां पे E और I के बीच में कोई फेज डिफरेंस होगा नहीं, तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली cos phi 1 हो जाता है। रेजोनेंस के केस में, RLC में रेजोनेंस में cos phi 1 क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे आपको XL और XC बराबर हो जाता है, तो आपको इंपेडेंस के फॉर्मूले में वो कट जाते थे, या फिर cos phi के फॉर्मूले में वो आपको R/R बन के 1 हो जाते थे। यहां पे तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो यहां पे तो ऐसे ही आपको मैक्सिमम पावर ही डिसिपेट हो रहा है हर बार, क्योंकि आपको यहां पे फेज डिफरेंस 0 है, राइट, E और I के बीच में। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका यहां पे ट्रू दिख रहा है। सो बोथ 1 and 2 आर ट्रू, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द बेस्ट सूटेड ओवर हियर, राइट। चलिए, इस क्वेश्चन की बात करें, आपको यहां पे एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन दिया है कि XL बेसिकली आपका ओमेगा L है, R आपका इंपेडेंस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि अगर सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस ही होगा तो सर्किट का इंपेडेंस तो R ही होगा। Z इज इंपेडेंस ऑफ LCR सर्किट, XC का मतलब 1/ωc। ठीक, यहां पे आपको एक प्लॉट दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंपेडेंस। इंपेडेंस का मतलब ये नहीं कि हमेशा RLC में ही, सिंपली अगर एक XC भी है तो हम कह सकते हैं कि XC इज द इंपेडेंस ऑफ अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो हमको बताना है कि भैया कर्व A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और कर्व B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहां पे डायरेक्टली दिख रहा है, कर्व B में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो इसकी रेजिस्टिव वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है प्रोपोर्शनल। ये एक ही जगह आपको दिखने को मिलता है, दैट इज इक्वल टू योर XL के केस में। XL में ये होता है 2πf इंटू L, तो साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी जो आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। तो कर्व B मस्ट रिप्रेजेंट XL, और कर्व A की अगर तुम बात करो तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि वो XC को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। XC इज इक्वल टू 1/2πf इंटू C, तो यहां पे सर XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, वही तो दिख रहा है। तो कर्व A बेसिकली आपको XC है, तो A इज XC, B इज XL, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, राइट। Z को मत सोच लेना भैया, Z में आपको है ना इतना सिंपल रिलेशन या फिर वेरिएशन नहीं होने वाला है फ्रीक्वेंसी और Z के बीच में, राइट। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 7। When the frequency of an AC source in a LCR circuit increases, the current in the circuit first increases, attains a maximum and then decreases। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। LCR में आपने रेजोनेंस में देखा है, करंट आप जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे होते हो तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो करंट बढ़ता है, फिर आपका करंट घटता भी है।
and it attains a maximum in between somewhere. In a LCR circuit, the value of power factor at resonance is 1. अभी डिस्कस किया था, बिल्कुल सही बात है. रेजोनेंस में आपको Z की वैल्यू R के बराबर हो जाती है, तो आपका जो पावर फैक्टर होता था R बाई Z वो आपको 1 हो जाएगा. तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है. सो यहां से हमको दिख रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन. राइट. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड AC एज वेल. अगेन ये भी स्टेटमेंट टाइप सवाल है. An AC circuit undergoes an electrical resonance if it contains either a capacitor or an inductor. ना रेजोनेंस करवाना है तो कैपेसिटर इंडक्टर दोनों ही होना था उसके अंदर. आइदर नहीं चलेगा, आइदर और नहीं, दोनों को ही होना पड़ेगा एक साथ, तब जाके आपका रेजोनेंस अचीव हो पाएगा. एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर रहे होते हैं उस केस में. An AC circuit containing a purely capacitor or a pure inductor consumes high power due to its non-zero power factor. भैया इंडक्टर और कैपेसिटर तो अपने अक्रॉस पावर कंज्यूम करता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि एक इंडक्टर के अक्रॉस या फिर एक कैपेसिटर के अक्रॉस हमेशा V और I के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता ही होता है. इस कारण से वो लोग के अक्रॉस कभी भी पावर कंज्यूम नहीं होता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स दिख रहा है. सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स. राइट. चलिए यहां पे अपनी सभा समाप्त होती है. सेशन पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टेक केयर, मिलते रहेंगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.